काले व्यापारियों का निमंत्रण। महान भूल भुलैया पर सर्दियां छा गई थीं। हर जगह बर्फ की लंबी लंबी सिलेंडर जैसी शलाकाएं बनी थीं और शुद्ध श्वेत चूर्णित बर्फ भूल भुलैया में छा गई थी। परिणामस्वरूप पहले से पुनर्तः सुचारू रूप से कार्य करने वाली भूल भुलैया की व्यवस्थाएं जमकर ठप हो गईं। मालेक्सिस और बोनो की भट्टी की अग्नि बुझ चुकी थी और जो थोड़ी सी भी गर्मी बची थी उसे बचाए रखने के लिए आप्रवासी शरणार्थियों के आश्रय स्थलों को एक में मिला दिया गया था। यहाँ तक कि दृढ़ संकल्पी अंडर एल्व्स भी कोनों में सिमटकर अपने जमे हुए हाथों को गर्म करने का प्रयास कर रहे थे। वे सभी इस आकस्मिक शीत ऋतु के गुजर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु ठंड की लहरें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उफ! रुद्र प्रताप ने सिंहासन पर बनी हुई बर्फ की परत को पोंछा। महान भूल भुलैया में आई इस आपदा का कारण उसके द्वारा अवशोषित काउंट की मुहर में निहित गुण थे। वह ये नहीं सोच सकता था कि कोई काउंट की मुहर, जो कि किसी ड्यूक या मार्क्विस की मुहर तो थी ही नहीं, इतनी अपार शक्ति धारण कर सकती है। इस कारण स्थिति उसे काफी भारी पड़ गई थी। नाग, जो प्रबल शीत के प्रति सहनशील पैदा हुए थे, वे मछली की तरह पानी में थे, परंतु महान भूल भुलैया के निवासियों में से आधे से अधिक इस जमाने वाली ठंड के कारण अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ थे। बौने, जिन्हें नागों के लिए हथियार बनाने थे, भट्टी के पास खुद को गर्म रखने में व्यस्त थे। अंडर एल्व्स इस तुषार शीत में अपनी चौकीदारी के कर्तव्य निभाने में असमर्थ थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो महान भूल भुलैया नामक विशाल प्राणी गहरी शीत निद्रा में सो गया हो। यह मुझे पागल कर देगा। रुद्र प्रताप ने जितना भी सोचा, यह अनचाही सर्दी जल्दी जाने वाली नहीं लग रही थी और उसकी चिंताएं केवल गहरी होती जा रही थीं। यह स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इस बीच काला व्यापारी मोटे कपड़ों में लिपटा हुआ महान भूल भुलैया में पुनः पहुंचा, मानो उसने इस स्थिति का पहले से अनुमान लगा लिया था। रुद्र प्रताप काले व्यापारी को देखकर केवल घृणा का अनुभव कर सकता था, जिसके चेहरे पर लापरवाह भाव थे और अज्ञात स्रोत की एक सुंदर फर की परत उसे गर्मागर्म ढांप रही थी। मैं ये सिर्फ सावधानी बता रहा हूं, लेकिन हमने आपको जो मुहर सौंपी थी वह बिना किसी दोष के थी। अगर आप सोचते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति में मेरा कोई हाथ है, तो हमारे बीच के रिश्ते थोड़े कठिन हो सकते हैं। काले व्यापारी ने रुद्र प्रताप के नाराज भाव को देखा और देर से बहाने बनाए, परंतु रुद्र प्रताप का चेहरा बिल्कुल भी नहीं सा सका। शायद उसके मिजाज को शांत करने के लिए काले व्यापारी ने औपचारिकता छोड़ दी और अपनी आमंत्रण के मुख्य उद्देश्य को लेकर बात शुरू की। हो सकता है कि यह कोई मौलिक समाधान न हो, लेकिन मैं इसे यहाँ इसलिए लाया हूँ कि कहीं ये काम आ जाए। सोचने पर काले व्यापारी का जुलूस आज विशेष रूप से लंबा और हलचल भरा था। रुद्र प्रताप द्वारा पहले देखे गए पहरेदार भाड़े के सैनिकों से कई गुना बड़े दैत्य और राक्षस कतार में खड़े थे और सभी अपनी पीठ पर सामान लादे हुए थे। काले व्यापारी ने उन्हें बुलाया और सामान उतरवाया। रुद्र प्रताप ने कहा, ये कोट उस प्राणी की बाहरी त्वचा से बने हैं जो अधोलोक के केवल उन हिस्सों में रहती है जहां साल भर ठंड रहती है। आपको इस ठंडे मौसम में जीने के लिए ये बहुत उपयोगी लगेंगे। ओवरकोट मिलना अच्छा था और वे काम आएंगे, परंतु रुद्र प्रताप आभार से ज्यादा क्रोधित था। काले व्यापारी द्वारा लाए गए ओवरकोट की मात्रा से ऐसा लग रहा था मानो उसने इस स्थिति की शुरुआत से भविष्यवाणी कर ली थी। हालांकि रुद्र प्रताप के क्रोध के बावजूद इस जमाने वाली ठंड में पीड़ित अपने सेवकों का ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण था। उसने नागों को इशारा किया, जो भागकर आए और भाड़े के सैनिकों द्वारा प्रदर्शित सभी सामान लेकर भूल भुलैया के भीतर गायब हो गए। फिर भी मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। हालांकि रुद्र प्रताप ने अपना आभार व्यक्त किया, लेकिन उसके चेहरे पर विपरीत भाव थे। जवाब में काले व्यापारी ने उदास होकर मुंह बनाया। उसने जारी रखने से पहले एक क्षण के लिए रुककर कहा, मैं वैसे भी आपसे व्यापार पर चर्चा करने ही वाला था। रुद्र प्रताप, जो अभी अभी काले व्यापारी को तंग करने वाला था, थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और उसने खुद को रोक लिया। काले व्यापारी ने रुद्र प्रताप को देखा जब वह अपने सामान में खोजता हुआ उसे एक लिफाफा देता है। हालांकि ये वही लिफाफा था जिसे रुद्र प्रताप ने अनगिनत बार देखा था, एक सामान्य काला बाजार नीलामी के लिए आमंत्रण पत्र। इसे नीलामी कहना थोड़ा असंवेदनशील हो सकता है, अधोलोक में जो कुछ चल रहा है उसे देखते हुए, लेकिन हम कभी आराम कर सकते हैं। काले व्यापारी ने टिप्पणी की। वह सामान्य से बाहर व्यवहार नहीं कर रहा था। वह बस अपने सामान्य विनम्र रवैये पर लौट आया था जब उसने अपने हाथ रगड़ते हुए रुद्र प्रताप से नीलामी में भाग लेने का अनुरोध किया। हम काले व्यापारियों ने पिछले साल नीलामी के अभाव से निराश हर किसी के लिए इसमें विशेष प्रयास किया है। दुर्लभ वस्तुओं से लेकर ऐसे जीवों तक जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपको वह चीज मिलेगी जिसकी आप इच्छा करते हैं। वह एक दरवाजे जाकर सामान बेचने वाले विक्रेता की तरह अपना भाषण दे रहा था। फिर उसने सावधानी से रुद्र प्रताप को देखा और जोड़ा, यह नीलामी मेरे मालिक के लिए एक अतिरिक्त विशेष कार्यक्रम हो सकता है। काले व्यापारी की सस्ती टिप्पणी से पहले भी रुद्र प्रताप ने अपना मन बना चुका था। उसे पिछली नीलामी से, जिसमें उसने अंधाधुंध भाग लिया था, एंजेला और यून ही को प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण लाभ हुआ था, इसलिए वह पहले से ही इस आने वाली नीलामी में क्या मिल सकता है, इसका इंतजार कर रहा था।
उस समय के विपरीत, जब उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, अब उसके पास संघ के गोदाम की लूट से प्राप्त अनगिनत रत्नों का अंतहीन भंडार था। जब तक काले व्यापारियों के पास सही वस्तुएं थीं, उनके निमंत्रण को ठुकराने का कोई कारण नहीं था। काले व्यापारी को लगा कि वह उसके मन की बात पड़ गया है, क्योंकि रुद्रप्रताप से निश्चित जवाब पाने के लिए उसने और जानकारी प्रदान की। इस बार हमने जो प्रस्ताव तैयार किए हैं, उनमें से कई प्राचीन अधोलोक एंशिएंट अंडरवर्ल्ड से संबंधित वस्तुएं हैं। हमें इस नीलामी को तैयार करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन वस्तुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया में गहरी मंजिल के कुलीन काफी मुश्किल बनाते थे। ओह, सामान्यतः भावशून्य रुद्रप्रताप भी इस बार रुचि दिखाए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि अगर उसे प्राचीन अधोलोक से संबंधित कम से कम एक वस्तु मिल भी जाए, जिसके बारे में अभी तक सब कुछ काफी हद तक रहस्य है, तो वह बहुत सारी जानकारी निकाल सकेगा। कैसा रहा? क्या यह आपको काफी प्रलोभित करता है? काले व्यापारी ने अपने चेहरे पर बहुत प्रोत्साहन भरा भाव लेकर पूछा। बुरा नहीं है, लेकिन क्या अधोलोक की स्थिति एक और नीलामी शुरू करने के लिए पर्याप्त स्थिर है? रुद्रप्रताप ने अधोलोक की स्थिति के बारे में पूछने का अवसर लिया। काले व्यापारी ने उसे एक अच्छा जवाब दिया। खैर, निचली मंजिलों वाले शायद वस्तुओं का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन यह नीलामी उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए केवल वही लोग इस नीलामी में भाग लेने चाहिए जो कम से कम विस्काउंट वाइकाउंट के उपाधि के हों। रुद्रप्रताप, जिसे निचली मंजिलों की जानकारी नहीं मिल पाई थी, उसने काले व्यापारी को गंभीर चेहरे से सुना। नीलामी में बोली लगाने वाले संभवतः काउंट ही होंगे। वे पिछले 1 साल से काफी तनाव में रहे हैं, इसलिए हम इस नीलामी को काफी प्रतिस्पर्धी होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, काले व्यापारी ने जोड़ा। इसके अलावा उसने अधोलोक के अन्य वर्तमान समाचारों के बारे में भी बात की, भले ही रुद्रप्रताप ने उसके लिए नहीं पूछा था। रुद्रप्रताप ने काले व्यापारी से जितनी उपयोगी जानकारी मिल सकती थी प्राप्त कर ली थी, और उसके चेहरे पर जल्दी ही उदासी लौट आई। काले व्यापारी ने चौंक कर जल्दी से अपना मुंह बंद किया। उसने पुकारा, आह, मुझे देखिए, मैं एक व्यस्त व्यक्ति को बकवास करने के लिए रोके हुए हूँ। खैर, आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, जितना अधिक उम्र होती जाती है, उतना ही सामाजिक जागरूकता कम होती जाती है। मैं अभी उसी तरह का आदमी हूँ। अपने गोल चेहरे और छोटे अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से लहराते अंगों के साथ काफी युवा दिखने वाला काला व्यापारी अपनी उपस्थिति के आधार पर लगभग रुद्रप्रताप का भतीजा हो सकता था। ऐसा चेहरा होने के बावजूद ऐसा बयान देना हास्यास्पद था, लेकिन रुद्रप्रताप ने इसे इंगित नहीं किया। ऐसा करने से केवल निरर्थक बातचीत लंबी होती। लेकिन एक बार फिर काले व्यापारी ने अपने होंठ मोड़े, मानो उसे कुछ और कहना था। और जैसा कि अपेक्षा थी, उसने एक और सवाल पूछा, क्या आप जिज्ञासु नहीं हैं कि मैं कितने बुरा हूँ? जरा भी नहीं, रुद्रप्रताप ने सपाट जवाब दिया। क्या ऐसा है? मुझे उम्मीद थी कि आप थोड़ा बहुत जिज्ञासु होंगे। काले व्यापारी काफी शर्मिंदा लगा, क्योंकि उसने जल्दी से विषय बदल दिया। ओह, वैसे एक बार यह नीलामी शुरू हो जाए तो आप बीच में नीलामी घर से नहीं जा सकेंगे। तुम पागल हो, रुद्रप्रताप ने कहा। कहा जाता है कि अतीत में काले व्यापारियों का झंडा युद्ध को भी रोक देता था, लेकिन अब जब किमोआई हमला कर रहे थे, केवल उनके झंडे के साथ भूलभुलैया की शांति की गारंटी नहीं ली जा सकती थी। इसके ऊपर रुद्रप्रताप यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे ऐसी शर्त क्यों स्वीकार करनी पड़े। ये हमारी अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण लिया गया निर्णय है, इसलिए हम आपसे समझदारी की अपेक्षा करते हैं, काले व्यापारी ने जवाब दिया। यह मामला केवल कुछ शब्दों से जल्दी समझ में आने वाला नहीं था। यदि नीलामी में भाग लेने के दौरान कुछ भी हो गया, तो किसी भी आपातकालीन स्थिति में वह असहाय हो जाएगा। यह एक अस्वीकार्य शर्त थी। मैं वास्तव में यह आपको नीलामी के दिन ही बताने वाला था। काले व्यापारी ने रुद्रप्रताप को देखा, जो नीलामी में भाग लेना है या नहीं, इस पर संघर्ष कर रहा था, और जोड़ा कि और कोई चारा नहीं था। इस नीलामी में कोई ऐसा व्यक्ति भाग ले रहा है जो इस अधोलोक का नहीं है। रुद्रप्रताप का रवैया अप्रत्याशित जानकारी सुनकर बदल गया। लेकिन मैंने जो सुना है वह यह है कि वह आपकी ही स्थिति में है, महोदय, काले व्यापारी ने जोड़ा। क्या? रुद्रप्रताप को अचानक दिल की धड़कनें तेज महसूस हुईं, और उसने सोचे समझे बिना ही सवाल पूछ दिया। काले व्यापारी ने समझाया, मेरा मतलब है कि वह भी एक उच्चस्वामी पायलट हो सकता है। रुद्रप्रताप ने सुना था कि अधोलोक में एक और उच्चस्वामी का जन्म हुआ था, लेकिन किसी और से सुनकर वह फिर से हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसने पूछा, क्या ये निश्चित जानकारी है? क्या मैंने कभी आपसे झूठ बोला है, महोदय? काले व्यापारी ने जवाब दिया। इतनी जानकारी सुनने के बाद रुद्रप्रताप को नीलामी में भाग लेना ही पड़ा। इस प्रकार अपने नाराजगी भरे चेहरे के बावजूद उसने अपना मन बना लिया। इसलिए चाहे कुछ भी हो, कृपया इस नीलामी में अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित करें। हम वादा करते हैं कि यह हमारे लिए, काले व्यापारियों के लिए और आपके लिए, महोदय, दोनों के लिए एक बहुत ही लाभदायक समय होगा। काले व्यापारी ने एक बहुत ही विनम्र संदेश छोड़ा, इससे पहले कि वह अपने पहरेदार भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा करके अधोलोक के अंधकार में वापस लौट गया।
तारांकन तारांकन तारांकन। ठंड से लगभग मरने के कगार पर पहुंच चुके सेवक काले व्यापारी द्वारा पहुंचाए गए कोट पहनकर इस ठंड से बचने में सफल रहे। अगर वे इस तरह हैं तो ये कठोर अधोलोक में कैसे जीवित रहेंगे। डोमिनिक, जो ठंड से पूरी तरह अभेद्य थी, ने अंडरएल्स और बौनों को मोटे कोट में लिपटे देखकर विलाप किया। संयोग का नाम ऐसा ही होता है, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। अगर काउंट की मुहर का गुण अग्नि होता तो नाग परेशानी में पड़ जाते। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो रुद्र प्रताप को राहत की सांस लेनी पड़ी। लेकिन अंदर से वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि यह केवल एक संयोग नहीं था। काले व्यापारी के इतिहास को देखते हुए, जो हमेशा सही समय पर अचानक प्रकट होकर उसकी आवश्यकता की वस्तु ठीक उसी समय पहुंचाता था, उसे पता था कि यह भी काले व्यापारियों द्वारा बनाई गई एक और व्यवस्था थी। उसके लिए उसने पार्थेनन पार्थनॉन और डेनेरियन दिनारियन की मुहरें छीनने से पहले भी एक काउंट की मुहर को अवशोषित कर लिया था, जिससे उसे इस प्रक्रिया में एक विशाल बढ़त मिली। फिर भी वह ये नहीं समझ पा रहा था कि काले व्यापारी की योजना क्या थी। लेकिन हमेशा की तरह अधोलोक की समस्याओं का समाधान केवल चिंता करके नहीं किया जा सकता था। मुझे नीलामी में भाग लेने पर कुछ जानकारी मिल जाएगी, रुद्र प्रताप ने कहा। कृपया सावधान रहें, स्वामी। मैं जितना भी इस नीलामी के बारे में सोचती हूँ, मुझे इसके पीछे किसी प्रकार का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य महसूस होता है, डोमिनिक ने जवाब दिया। मुझे भी, लेकिन अगर मैं बैठकर देखता रहूं तो मुझे ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, रुद्र प्रताप ने कहा। अभी अभी नजदीक आने वाली नीलामी के निमंत्रण को देखते हुए उसने लिफाफे को फाड़ा और एक पोर्टल स्क्रॉल निकाला। इसीलिए मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा, उसने कहा और उसने उस चर्मपत्र पार्चमेंट को फाड़ दिया। उनके सामने काले व्यापारियों के गढ़ के लिए एक द्वार खुल गया। काले व्यापारियों की वर्तमान नीलामी पिछली नीलामी से बहुत भिन्न नहीं थी। नीलामी में मौजूद राक्षस और जीव उतने ही जीवंत थे, मानो वे अधोलोक के शेष हिस्से से अलग किसी आयाम में निवास कर रहे हों, जो पिछले 1 वर्ष से अराजकता की चपेट में था। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, मार्गदर्शक गाइड ने ऐसा प्रतीत होते हुए कहा जैसे वह रुद्र प्रताप का पहले से इंतजार कर रहा था, और उसका चेहरा अजीब तरह से परिचित लग रहा था। तुम, रुद्र प्रताप के शब्द अधूरे रह गए। जी हाँ, एक समय था जब मैं आपका, मेरे काउंट का, बहुत ऋणी था। वह छोटा राक्षस इम्प जो शर्म से अपना सिर खुजा रहा था, वही था जिसने रुद्र प्रताप की बहन का दहेज चुराया था। ये देखना उतना आश्चर्यजनक नहीं था कि वह काले व्यापारी के जुलूस का हिस्सा था, लेकिन जिस चीज ने रुद्र प्रताप का ध्यान आकर्षित किया वह ये था कि पिछले 1 साल में उसमें भारी बदलाव आया था। तो तुम एक लड़की हो, है ना? रुद्र प्रताप अनायास ही बुदबुदाया। एक छोटे राक्षस इम्प का उसकी विशेषताओं के कारण सापेक्षिक रूप से मोटा शरीर होना अनिवार्य था, लेकिन उस छोटे राक्षस के पूर्ण वक्ष और भव्य अंगों को देखकर वह थोड़ा सहम गया। वह छोटी राक्षस मार्गदर्शक ने अपना सिर झुकाया। माफ कीजिए, मैंने नहीं सुना। कुछ नहीं, रुद्र प्रताप ने कहा। छोटे राक्षस ने तुरंत शक की नजर से उसे देखा और वह उसके पास आकर बोली, क्या जब मैं आपको काउंट बुलाती हूँ तो आपको असुविधा होती है? मुझे आशा है कि आप समझेंगे कि मुझे आपके गौरवपूर्ण उपाधि से संबोधित करने का आदेश मिला है। हालांकि रुद्र प्रताप इस आश्चर्यजनक तथ्य पर भौहें चढ़ा चुका था कि छोटे राक्षसों का भी लिंग होता है, लेकिन छोटे राक्षस ने उसके बाहरी भाव को गलत समझा। किसी भी प्रकार की असुविधा की आवश्यकता नहीं है, मैं इससे भी सहज हूँ, इसलिए मुझे उपाधि से ही संबोधित करें। यह महसूस करते हुए कि उसने किसी तरह अनादर कर दिया होगा, रुद्र प्रताप ने छोटे राक्षस की ओर देखा, लेकिन वह इस बात को ज्यादा ध्यान में लेती प्रतीत नहीं हुई। क्या नीलामी जल्दी शुरू हो रही है? उसने पूछा। पहले की तरह नीलामी पर पहुंचने से पहले उसे केवल नीलामी की तारीख के बारे में ही पता चल पाया था, इसलिए उसने आगामी कार्यक्रम के बारे में पूछा। काउंट साहब काफी जल्दी आ गए हैं। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, उनकी संख्या आए हुए लोगों से कहीं अधिक है, इसलिए नीलामी शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी है। ये कहते हुए छोटे राक्षस ने ऐसा लग रहा था कि वह अतिरिक्त सतर्क और सावधान थी, क्योंकि वह लगातार किसी भी विस्तार की तलाश में इर्द गिर्द देख रही थी जो उससे छूट गई हो। यह एक राज है, लेकिन काउंट का दर्जा इस नीलामी में उपस्थित होने वालों में सबसे ऊंचा है। अगर हमने आपको किसी भी प्रकार की असुविधा पहुंचाई तो मेरे जैसे निचले दर्जे के लोगों के सिर कल तक उड़ जाएंगे। सोचने पर रुद्र प्रताप का क्षेत्र उस वीआईपी कमरे से कहीं अधिक शानदार था जिसमें वह पहले ठहरा था, जिसमें और भी बेहतर दृश्य था। न केवल पूरा नीलामी घर उसकी नजरों के सामने था, बल्कि अपना सिर मोड़ने मात्र से वह पूरे नीलामी घर का निरीक्षण कर सकता था। क्या ऐसा है? आपकी वजह से मैं काफी आनंद ले रहा हूँ। अपने शब्दों के विपरीत रुद्र प्रताप का व्यवहार काफी स्वाभाविक था। वह छोटे राक्षस के आदर और सम्मान के सभी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रदर्शनों को आसानी से स्वीकार कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अधोलोक में वापस कदम रखने के 3 साल हो चुके थे, और उस वैभव का आनंद जो उसने अपनी भूलभुलैया के राजा के रूप में शासन करते हुए लिया था, इससे बहुत भिन्न नहीं था। तब मैं कुछ समय के लिए विदा होती हूँ। मैं आपकी सेवा में दूसरों को भेजूंगी, इसलिए अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया उन्हें बताएं।
रुद्र प्रताप को ये समझाते हुए, जिसे पहले से ही नीलामी घर का काफी अनुभव था, छोटा राक्षस चला गया। उसके जाने के तुरंत बाद एक नग्न पशु जाति बीस्ट फोक की महिला प्रकट हुई और उसने कहा, मैं यमयुक्त या मायुक्त हूँ और मैं आपकी गौरवपूर्ण उपस्थिति और सेवा में होने का सम्मान महसूस कर रही हूँ। रुद्र प्रताप को पहले से ही पता था कि पशु जाति की महिलाएं नीलामी घर के वीआईपी की सेवा का प्रभार थी, इसलिए उसने बिना किसी हंगामे के उसका अभिवादन स्वीकार कर लिया। बिल्ली जाति कैटफॉक की महिला ने जोड़ा, एक परिष्कृत तरीके से सिर झुकाते हुए, हम अपने विशिष्ट अतिथियों को असुविधा न पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्ली जाति की महिला के व्यवहार को देखकर रुद्र प्रताप को अपनी ही भूल भुलैया में रहने वाले पशु जाति के लोग याद आ गए, जो जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करते थे, और वह मन ही मन हंस पड़ा। उसके भीतर की वह ठंडी भावना जो उसे हिम की मुहर मिलने के बाद से थी, एक पल में पिघल गई और उसका चेहरा नर्म हो गया। बिल्ली जाति की महिला ने आंखें झपकाईं, इस अचानक हुए भारी बदलाव से थोड़ी दंग रह गई और जल्दी से सिर झुकाया। मैं क्षमा चाहती हूँ। ये निम्न सेविका एक विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति देखकर मूर्खतावश मंत्रमुग्ध हो गई थी। रुद्र प्रताप ने आवाज निकाली। हालांकि बिल्ली जाति की महिला ने मानव भाषा में निपुणता से बात करते हुए परिष्कृत व्यवहार किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि एक दास अंततः दास ही रहता है। एक दास के रूप में उसकी पहचान उसकी हड्डियों में इतनी गहरी उकेरी गई थी कि रुद्र प्रताप की एकमात्र नजर उसे भीतर तक कांपा देने के लिए पर्याप्त थी। ये दृश्य रुद्र प्रताप को कमजोर अंडर एल्व्स के उस पुराने समूह की याद दिला गया जिससे वह इतनी नफरत करता था। असहज महसूस करते हुए उसने अपनी नजर अपने सामने खिड़की की ओर मोड़ ली। हालांकि उसने अधोलोक में मोआई के साथ चल रहे युद्ध के कारण नीलामी घर को काफी शांत होने की उम्मीद की थी, लेकिन उसकी अपेक्षा के विपरीत ये बहुत भीड़भाड़ वाला था। हालांकि सभी उपस्थित लोग एक न एक तरह से असामान्य प्रतीत हो रहे थे। मैंने सुना है कि इस बार केवल 10वीं मंजिल और उससे नीचे के लोगों को ही नीलामी के लिए आमंत्रित किया गया है, रुद्र प्रताप ने कहा। हालांकि वह अभी भी स्तब्ध थी, बिल्ली जाति की महिला ने अपना कर्तव्य निभाते हुए एक कांपती आवाज में स्पष्टीकरण दिया। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी उच्च उपाधियां हैं कि उन्हें सामान्य स्वागत क्षेत्र में नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पर्याप्त वीआईपी कमरे उपलब्ध नहीं थे, उन्हें अन्य सामान्य अतिथियों के साथ रहना पड़ा। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया और पूछा, क्या वीआईपी कमरे केवल काउंट और उससे ऊंचे कुलीनों के लिए आवंटित किए गए हैं? जहां तक मुझे ज्ञात है ये सच है, लेकिन इस निम्न सेविका को यह नहीं पता कि कौन किस कमरे में है, बिल्ली जाति की महिला ने जवाब दिया। ये जानने के लिए उत्सुक होकर कि नीलामी घर में कितने काउंट मौजूद थे, रुद्र प्रताप ने आंखें पीक कर सामने वाले वीआईपी कमरों को देखा। हालांकि वीआईपी कमरों के चारों ओर का विशेष रूप से डिजाइन किया गया कांच यहां तक कि सत्य की आंखों, आइज ऑफ ट्रूथ को भी पार नहीं होने दे रहा था, और अंत में उसे बस आंखों में जलन ही मिली। इसके बाद उसने अपना ध्यान नीलामी के शेष प्रतिभागियों, जो सामान्य सीटों पर बैठे थे, की ओर मोड़ा। उसने अन्य अधोलोक के कुलीनों की तलाश में इर्द गिर्द देखा, लेकिन उसे केवल निम्न श्रेणी के कुलीन दिखाई दिए जो मजबूत थे लेकिन कुछ विशेष नहीं थे। दरवाजा खटखटाया। तारांकन। दरवाजे पर खटखटाहट के जवाब में रुद्र प्रताप ने कहा, अंदर आओ। काले व्यापारी का सिर दरवाजे से झांका और उसने कहा, मुझे एक क्षण के लिए चिंता हुई थी कि आप शायद न आए, लेकिन लगता है मेरी चिंता व्यर्थ थी। हमेशा की तरह उसने रुद्र प्रताप का अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से स्वागत किया और दोस्ताना बनकर जल्दी से रुद्र प्रताप के पास पहुंच गया। कैसा है? क्या आपको कमरा पसंद आया? ये पहले वाले कमरे से कहीं बेहतर है, रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। ऐसा ही होना चाहिए। मूल रूप से ये स्थान केवल 12वीं मंजिल के लोगों के लिए आरक्षित था। 12वीं मंजिल के प्राणी कम से कम मार्क्विस दर्जे और उससे ऊपर के कुलीन थे। जैसे ही उसने काले व्यापारी की बात सुनी, रुद्र प्रताप ने सामने वाले वीआईपी कमरे को घूरा, उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने पूछा, क्या इसका मतलब है कि ड्यूक भी यहाँ मौजूद हैं? रुद्र प्रताप के इस अचानक भड़के रवैये के जवाब में बिल्ली जाति की महिला जल्दी से एक तरफ होकर बैठ गई। काले व्यापारी ने जल्दी से एक कदम पीछे लिया, थोड़ा सहमा हुआ और रुद्र प्रताप से सावधान हो गया। मैंने पूछा कि क्या ड्यूक भी यहाँ हैं? रुद्र प्रताप ने दोहराया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं काले व्यापारियों का केवल एक निम्न स्तरीय कर्मचारी हूँ। जब तक यह मेरा कोई प्रभारी ग्राहक न हो, मुझे नहीं पता कि कौन उपस्थित है और वे किस कमरे में हैं। इन शब्दों के बावजूद काले व्यापारी की बातों से झूठ और असत्यनिष्ठा की गंध आ रही थी। रुद्र प्रताप उत्सुक था कि काला व्यापारी इतना स्पष्ट झूठ क्यों बोल रहा था, जब उसने पहले ही उसे बता दिया था कि एक और अधोलोक का मेहमान, एक उच्च स्वामी, इस नीलामी में भाग ले रहा है, और सोच रहा था कि वह वास्तव में इतनी बुरी तरह से क्या छिपाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि चूंकि वह खुद भी एक अतिथि था, रुद्र प्रताप ने बवाल खड़ा करने का निर्णय नहीं किया और आगे जांचने से पीछे हट गया। उसने जवाब दिया, जैसी भी बात हो। उसकी आंखें अभी भी दूसरी तरफ के कई वीआईपी कमरों पर टिकी थीं, लेकिन उसका चेहरा वापस सामान्य हो गया था। मैं बस यही कह रहा हूं, लेकिन मैंने जिस मेहमान का जिक्र पहले किया था, वह अभी तक नहीं आया है।
काले व्यापारी ने जल्दी से अपना रवैया बदला और फिर से बेशर्मी से रुद्रप्रताप से बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपको तब बताऊंगा जब वह आएगा। क्या आप ऐसा चाहेंगे? जरूर, रुद्रप्रताप ने जवाब दिया। उसे एक शानदार वीआईपी कमरा दिया गया था, लेकिन वास्तव में यह एक संकीर्ण, बंद स्थान में फंसे होने जैसा था। ऐसे समय में उसे बाहर की स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए किसी की आवश्यकता होती थी, इसलिए उसने काले व्यापारी के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। हालांकि उसने पूछा, क्या आपको कुछ और कहना है? ये देखते हुए कि काला व्यापारी अभी भी वहां ठहरा हुआ था, लगता था उसे और भी कुछ कहना था। जब उससे पूछा गया तो उसने बस अपना सिर नीचा कर लिया। आज की नीलामी समाप्त होने के बाद अगर काउंट अनुमति दे तो मैं आपके कुछ कीमती समय की मांग करूंगा। क्यों? रुद्रप्रताप ने पूछा। स्वाभाविक रूप से उसने सोचा था कि नीलामी खत्म होने के बाद उसे उसके शयन कक्ष की ओर ले जाया जाएगा, इसलिए उसने परेशान भाव से जवाब दिया, ऐसा कोई है जो आपसे मिलना चाहता है, काउंट? अर्थात प्रभु, काले व्यापारी ने जवाब दिया। अगर वह व्यक्ति रुद्रप्रताप से मिलना चाहता था, प्रभु से और रुद्रप्रताप से नहीं, काउंट से, तो इसका मतलब था कि वह उच्च स्वामी से मिलना चाहता था। इन अप्रत्याशित शब्दों को सुनकर रुद्रप्रताप की आंखें सिकुड़ गईं जब वह काले व्यापारी को घूरते हुए बोला, क्या ये काले व्यापारियों की ओर से एक आधिकारिक अनुरोध है, या फिर यह आप और अनाटोलियस की तरह एक साधारण व्यक्तिगत अनुरोध है? खैर, दोनों ही रूप में मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, प्रभु, काले व्यापारी ने जवाब दिया। यह एक स्पष्ट जवाब था, लेकिन रुद्रप्रताप ने ज्यादा देर तक सोचा नहीं। उसने कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। तब मैं नीलामी खत्म होने के बाद विस्तार से बताने आऊंगा। अभी के लिए मुझे आशा है कि आप हमारे काले व्यापारियों द्वारा तैयार किए गए आयोजन का आनंद लेंगे। काले व्यापारी ने बात पूरी करने के बाद झुककर विदा ली। उसके बाद रुद्रप्रताप ने फिर से खिड़की की ओर रुख किया। तभी नीलामी के मंच पर जोकर के वेश में सजा एक छोटा राक्षस इम्प प्रकट हुआ और उसने अत्यधिक उत्साह के साथ अपना सिर झुकाया। उसने कहा, हम काले व्यापारी अपनी विशेष नीलामी में उपस्थित होने वाले सभी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। अभी भी काफी सीटें खाली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे नीलामी शुरू करना चाहते थे। वह छोटा राक्षस, जिसने हॉल में हलचल को कुशलतापूर्वक शांत कर दिया था, खुशी से बोला, स्थिति जो भी है, हम सभी कुलीनों का नीलामी में स्वागत करना चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि आपका यहाँ का समय व्यर्थ नहीं जाएगा और यह नीलामी आपके लिए फलदायक होगी। मैं उन सभी कुलीनों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए पुनः झुकता हूं जिन्होंने काले व्यापारियों को नहीं भूला है। फिर मेजबान ने ये सुनिश्चित करने के बाद कि भीड़ का ध्यान उसकी ओर है, नीलामी की शुरुआत की घोषणा की। और अब हम काले व्यापारियों द्वारा आयोजित विशेष नीलामी शुरू करते हैं। रंगीन ढोल की आवाज के कारण माहौल और भी जीवंत हो गया। हालांकि मेजबान के पहली नीलामी वस्तु के परिचय की ओर बढ़ने के बावजूद वह कुछ और ही बात करने लगा। शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में सूचित करना चाहता हूं। फर्श पर सामान्य प्रतिभागियों के भीषण उत्साह के बावजूद मेजबान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ा। यह नीलामी 1 सप्ताह तक चलेगी और आपको बीच में जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई छोड़ना चाहता है तो हम अनुशंसा करते हैं कि आप इस समय हमारे द्वारा दिए गए पोर्टल स्क्रॉल का उपयोग करें। क्या मामूली व्यापारी होकर इतनी हिम्मत? प्रतिभागियों में तुरंत व्यापक हलचल मच गई और माहौल उदास हो गया। निरंतर हत्या के इरादे और दुश्मनी ऐसी थी मानो किसी भी क्षण मेजबान को फाड़ डालें, लेकिन सभी धमकियों के बावजूद उसने अपनी संयम बनाए रखा, हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह एक ऐसा मामला है जिस पर पहले ही काउंट और उससे ऊंचे दर्जे के सभी कुलीनों द्वारा सहमति बन चुकी है, मेजबान ने कहा। इसके बाद फर्श पर तुरंत शांति छा गई। कुछ प्रतिभागियों के चेहरे पर अभी भी असंतोष था, लेकिन उच्च दर्जे के कुलीनों ने जिस बात पर पहले ही सहमति दे दी थी, कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। अब मैं 100 तक गिनती शुरू करता हूं। उसके बाद जो भी बचेगा उसे हमारे नियमों से सहमत माना जाएगा। ओह, कैसे पलट गए पल भर में। मेजबान ने उत्साहित होकर स्तब्ध प्रतिभागियों को देखते हुए गिनती शुरू कर दी। जैसे जैसे संख्या कम होती गई, प्रतिभागी सावधानी से एक दूसरे को देखने लगे। 97, 98, 99, 100। जब मेजबान ने 100 की गिनती पूरी की, तब तक एक भी प्रतिभागी अपना पोर्टल सक्रिय करके नहीं गया था। अब से जो कोई भी अपना पोर्टल इस्तेमाल करेगा, उसे उच्च दर्जे के कुलीन उन पर निशाना साधने की संभावना है, क्योंकि उन्होंने उन्हें असुविधा पहुंचाई है। जाहिर है, हमारे दयालु कुलीन यहाँ जिम्मेदार मेहमान हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। मेजबान ने एक सूक्ष्म धमकी दी, मानो उस पर कुछ देर पहले की गई सभी धमकियां हुई ही नहीं। लेकिन जब ऐसा लगा कि वह नीलामी के साथ आगे बढ़ने वाला है, तो उसने फिर से रुक गया। रुद्रप्रताप, जो इस दृश्य को ऐसे देख रहा था जैसे कोई नाटक देख रहा हो, ने देखा कि काला व्यापारी उसके कमरे में फिर से प्रकट हुआ और उसने अपना सिर झुकाया। जिस ग्राहक का मैंने पहले जिक्र किया था, वह अभी नीलामी घर पहुंचा है, काले व्यापारी ने कहा।
जैसे ही उसने ये कहा, नीलामी के फर्श पर हलचल मच गई और नीलामी घर का पिछला दरवाजा खुला और दर्जनों छायाएं अंदर प्रवेश कर गईं। उसने कभी नहीं कहा था कि वह अकेला आएगा। जाहिर है, मुझे यकीन है कि प्रभु के लिए रुचि का विषय केवल एक ही व्यक्ति होगा, काले व्यापारी ने एक घृणित नजर से कहा। वे अप्रत्याशित अतिथि, जिनके सिर पूरी तरह से फन्नी हुड से ढके हुए थे, आसपास के शोर से बिल्कुल भी अप्रभावित प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने खाली सीटों पर कब्जा जमा लिया, मानो उनकी स्थितियां पहले से निर्धारित थीं। जैसे ही वे सभी बैठ गए, मेजबान ने फिर से बोलना शुरू किया। सबसे पहले, मैं सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूं कि मैंने आपको पहले से इसकी सूचना नहीं दी। उसने एक क्षण के लिए सिर झुकाया और एक सूखे, गंभीर स्वर में बोला जो उसके जोकर के पोशाक से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। अधोलोक के मार्ग अचानक खुल गए थे और उसके साथ ही भूतों द्वारा लाई गई अनंत बैरागी दुर्भावना का प्रवाह आया। पिछले 1 वर्ष से सभी कुलीनों ने कड़ा संघर्ष किया है। हमारे लिए भी, काले व्यापारियों के लिए, ऐसा था मानो हम उस भयावह अतीत में लौट गए हों और हमें एक ऐसे वर्ष से गुजरना पड़ा जहां अधोलोक में केवल बर्बरता का वर्चस्व था। नीलामी घर में हलचल धीरे धीरे शांत हो गई। अप्रत्याशित अतिथियों पर फर्श के बाकी लोगों का ध्यान लगा रहा था, क्योंकि अन्य प्रतिभागी उन्हें सतर्कता और शत्रुता के मिश्रण से घूर रहे थे। हालांकि फन्नी पहने हुए अतिथि स्थिति को बेहतर समझने के लिए शायद मेजबान की बातों को ध्यान से सुनते रहे। लेकिन हम, काले व्यापारी, पिछले 1 साल से डर के मारे छिपे नहीं बैठे थे। हमने इस आपदा के कारण का पता लगाने का अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रयास किया है, जो वर्तमान में हमारे अधोलोक में घट रही है। लेकिन जाहिर है, हमारे जैसे निम्न व्यापारियों के लिए यह कोई संभव बात नहीं थी कि हम उस समस्या का समाधान कर सके जिसे हमारे शक्तिशाली कुलीन भी हल नहीं कर सके। लंबे स्पष्टीकरण के कारण कुछ अधिक अल्पकालिक स्वभाव वाले प्रतिभागी अधीर होने लगे और अपनी सीटों से खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि वे फिर से हंगामा खड़ा करते, मेजबान अपने स्पष्टीकरण के मुख्य बिंदु पर आ गया। इस प्रकार, हम, काले व्यापारियों ने अन्य अधोलोक, अदर अंडरवर्ल्ड के मूल्यवान अतिथियों को आमंत्रित किया है जो इस स्थिति से सीधे तौर पर संबंधित हैं। उसी क्षण उन अप्रत्याशित अतिथियों की पहचान अंततः सामने आ गई। तुम पागल, तुम समझते कहाँ हो? जैसे ही मेजबान ने बात पूरी की, फर्श पर बैठे प्रतिभागियों ने क्रोध में अपनी कुर्सियां उठा लीं और जंगली ढंग से गरजने लगे। अरे अरे, सब शांत हो जाएं। वे यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए हैं। नाटे मेजबान ने पूरी आवाज में प्रतिभागियों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1 साल लंबे युद्ध के 2 विरोधी दल लंबी दुश्मनी के बाद आखिरकार मिले थे, ऐसे में उन्हें आसानी से शांत कर पाना संभव नहीं था। फर्श पर बैठे प्रतिभागियों ने अपने दांत और पंजे दिखाए, ऐसे गरज रहे थे मानो वे किसी भी क्षण 20-22 अतिथियों पर हमला बोल दें। और उसी क्षण क्रोधित प्रतिभागियों की भीड़ में से एक दुबला पतला आदमी आगे बढ़ा और बोला, काले व्यापारी, क्या तुम हमारे साथ छेड़छाड़ करने के लिए अन्य अधोलोक के साथ मिले हुए हो? उसकी अजीब, गहरी आवाज ने नीलामी घर में मौजूद हर किसी के कान झनकृत कर दिए। यह विनम्र व्यापारी 11वीं मंजिल के कुलीन, बुद्धिमान ब्राइंटेस के दूत विस्काउंट टायरेनन को प्रणाम करता है। मेजबान के अभिवादन ने, जो सामान्य से अधिक शक्तिशाली लग रहा था, नीलामी घर की हलचल को तुरंत शांत कर दिया। मैं यहाँ नमस्ते कहने नहीं आया हूँ। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, टायरेनन ने जवाब दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि क्रोधित प्रतिभागियों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि उस आदमी का दर्जा काफी असामान्य था। आखिरकार, केवल वही व्यक्ति जो कम से कम विस्काउंट के दर्जे का था, इतनी अराजकता के बीच बोल सकता था। जब हलचल अंततः शांत हो गई, तो मेजबान ने मुस्कुराते हुए टायरेनन के शब्दों का जवाब दिया। यह एक गलतफहमी है, बस गलतफहमी है। काले व्यापारियों ने कभी ऐसा भी सोचा नहीं था। जैसा कि मैंने अभी अभी उल्लेख किया, हमारी एकमात्र चिंता हमारे ग्राहकों की सुरक्षा और कल्याण तथा अधोलोक की स्थिरता है। मुझे पता था कि वह कोई साधारण आदमी नहीं था। तो वह बदमाश एक विस्काउंट है ना? रुद्र प्रताप की आंखें चमक उठी जब उसने अपने वीआईपी कमरे से इस दृश्य को देखा। संघ के मामलों को संभालते समय उसकी मुलाकात जिस भ्रष्ट स्वामी के दूत से हुई थी, वह अन्य किसी से अलग था। रुद्र प्रताप, जो अब अधिकांश कुलीनों को कीड़ों की तरह नीचे देखने में सक्षम था, उसे जाने देने का खेद महसूस हुआ। आखिरकार, अगर वह एक विस्काउंट था, तो टायरेनन की मुहर में निहित शक्ति काफी स्वादिष्ट होती। ऐसे विचारों ने केवल रुद्र प्रताप की भूख को और बढ़ा दिया। ओह, क्या वह आपका कोई परिचित है, प्रभु? काले व्यापारी ने पूछा। बस सही तौर पर। इसके अलावा उन प्रतिभागियों के सामने अन्य अधोलोक के प्राणियों का परिचय देने का विचार लाना, क्या ये सब आपकी योजना का हिस्सा था? रुद्र प्रताप ने पूछा। आपका क्या मतलब है? बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने ये टायरेनन के साथ मिलकर शुरू से तैयार किया था। ये बहुत अस्वाभाविक था कि एक विस्काउंट नीलामी घर के फर्श पर सामान्य प्रतिभागियों के साथ मिला हुआ था। भले ही पर्याप्त वीआईपी कमरे नहीं थे, काले व्यापारी इतने मूर्ख नहीं थे कि वे एक 11वीं मंजिल के कुलीन के साथ इतना खराब व्यवहार करें।
वातावरण को देखते हुए टायरेनन अधोलोक में अपने तरीके से काफी कुख्यात प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उसका उपनाम षड्यंत्र का राजा था। ये बहुत संभव था कि वह इस स्थिति से पहले से पूरी तरह वाकिफ था और शेष सामान्य प्रतिभागियों के बीच छिपा हुआ था, मानो वह और काले व्यापारी मिलकर एक योजना बनाकर आए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद हमारी क्षमताओं में कमी थी, जिससे एक कुलीन के रूप में उनके सम्मान को ठेस पहुंची। शायद विस्काउंट स्वयं हमारी व्यवस्थाओं से असहज थे और अब अपनी ओर से बोल रहे हैं। हालांकि उसने कहा कि वे विस्काउंट की नफरत के पात्र हैं, लेकिन काले व्यापारी के व्यवहार से विपरीत भाव प्रकट हो रहा था। उसके बेशर्म रवैये को देखकर रुद्र प्रताप ने अपनी जीभ चटकाए और खिड़की के बाहर देखते रहा। टायरेनन को मेजबान के साथ शांत भाव से बातचीत करते हुए देखा। जैसे ही टायरेनन आगे बढ़ा, फर्श के शेष प्रतिभागी उसे देखते रहे, खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसने पूछा, तो क्या आप कह रहे हैं कि आप, काले व्यापारी, अधोलोक की अराजकता को सुझाने की चाबी रखते हैं? बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा, बुद्धिमान विस्काउंट, मेजबान ने जवाब दिया। रुद्र प्रताप ने विस्काउंट और मेजबान को देखा और फिर अपना ध्यान फन्नी पहने हुए अतिथियों के समूह की ओर मोड़ा। उनके चारों ओर बढ़ती नफरत और आक्रोश के बावजूद वे नहीं हिले। जैसे ही उसने अपनी नजर उस समूह पर स्कैन की, वह अचानक रुक गया। शायद उसकी नजर महसूस होने पर फन्नी पहने हुए अतिथियों में से एक ने अपना सिर उठाया। उस अतिथि में कुछ भी विशेष नहीं था। वे समूह में सबसे छोटे थे और उनका असाधारण रूप से सफेद जबड़ा ही दिखाई दे रहा था। हालांकि इसके बावजूद रुद्र प्रताप अपनी नजरें उनसे नहीं हटा पाया। ठीक शिकार करने जाने से पहले नीचे झुके हुए एक जंगली जानवर की तरह उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियां अनायास ही कस रही हैं। उसे खुद भी पता नहीं चला कि कब उसकी उपस्थिति बढ़ गई और उसके वीआईपी कमरे से बाहर निकल गई। और मानो वे इसी की प्रतीक्षा कर रहे हों, उस अतिथि की उपस्थिति भी तारतम्य में बढ़ी और रुद्र प्रताप खुद को एक अन्य उच्च स्वामी की उपस्थिति के सामने पाया। तो अगर काले व्यापारियों के विचार और हमारे विचार मेल नहीं खाते। आसपास की आवाजें धीमी होने लगीं। मेजबान की प्रतिक्रिया, जो ऐसी लग रही थी मानो वह किसी लिपि से पढ़ रहा हो, और साथ ही फर्श का शोर पूरी तरह से गायब हो गया। और अंत में, जब सब कुछ शांत हो गया, तो रुद्र प्रताप की दुनिया में केवल वह और फन्नी पहना हुआ वह उच्च स्वामी मौजूद था। तो तुम ही हो। उसकी अजीब नई दुनिया में उसके दिमाग में एक विचार आया। मुझे मिलकर खुशी हुई, अधोलोक के नए उच्च स्वामी। रुद्र प्रताप की दूसरे उच्च स्वामी के साथ पहली मुलाकात एक घमंडी, पुनर्तः अभिवादन के साथ शुरू हुई। हालांकि इस तीव्रता के बावजूद उनके बीच का संबंध ज्यादा देर तक नहीं टिका। नीलामी घर की स्थिति 1 डिग्री और तेज हो गई, उनके बीच की दुनिया की चुप्पी तोड़ते हुए। अगर काले व्यापारी जो कह रहे हैं वह सच है, तो फिर वे खुद को प्रकट क्यों नहीं करते? टायरेनन ने अन्य अधोलोक के फन्नी पहने प्राणियों के समूह को सीधे घूरा। अगर उनका कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें अधोलोक के रहस्यों, मिस्ट्रीज की कसम खाकर खुद को प्रकट करना चाहिए। उस स्पष्ट और संक्षिप्त मान के साथ टायरेनन पीछे हट गया और मुख्य पात्र ने अंततः अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। असली शो अभी शुरू होने वाला था। एक मामूली विस्काउंट की तरफ से यह बड़ा बदतमीजी है, एक गूंजती हुई आवाज असंतोष से भरकर आई। यहां तक कि टायरेनन और काले व्यापारी भी आवाज के मालिक की ओर से आने वाली इतनी स्पष्ट हत्या की प्रवृत्ति की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उनके हक्के बक्के चेहरों से पता चल रहा था। हालांकि यह आपकी भूमि है और मैं यहाँ एक मेहमान के रूप में हूँ, इसलिए इस बार मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, उस अतिथि ने अपना फन्नी उतार दिया और घोषणा की, मैं 14वीं मंजिल पर शासन करने वाला राजा हूँ, 12 ड्यूकों का प्रमुख और विलाप स्वामी, वेलिंग लॉर्ड। यह मेरा नाम है। विलाप स्वामी, जिसके बाल सुनहरे थे और वह नाजुक रूप से सुंदर थी, एक इंसान महिला थी। मैं केवल खुद पर विश्वास करता हूँ, अधोलोक के तुच्छ रहस्यों पर नहीं। मैं अपने नाम और शक्तियों पर अब बोलता हूँ। उसके पागलपन भरे व्यवहार के विपरीत, वह इतनी पतली दुबली थी कि उसे अधोलोक के सबसे कमजोर प्राणियों को भी हराने में सक्षम प्रतीत नहीं होती थी। लेकिन उसकी उपस्थिति में कोई भी उसकी नाजुक उपस्थिति के कारण उसे कम नहीं समझ रहा था। उससे निकल रही मात्र उपस्थिति उन सबको डुबो रही थी। मैं यहाँ आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी नजर फर्श पर बैठे प्रतिभागियों की ओर नहीं थी। उसके शब्द वास्तव में वीआईपी कमरों की ओर थे, उसकी उकसाने वाली, घमंड भरी नजरों के साथ। लेकिन उसके चेहरे पर खुले तौर पर उपहास का भाव आया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मुझे बर्दाश्त नहीं होता जब निचले दर्जे के प्राणी मुझे नीचे देखते हैं। एक चौंका हुआ काला व्यापारी छोटा राक्षस बाहर कूद पड़ा और चिल्लाया, वह विलाप स्वामी, आपने हमसे किया हुआ वादा। लेकिन जब तक वह छोटा राक्षस बाहर कूदा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विलाप स्वामी ने वीआईपी कमरे की सभी खिड़कियां तोड़ दीं। उसने कहा, अगर हम खुद को प्रकट करते हैं, तो यह उचित है कि आप भी खुद को प्रकट करें। विलाप स्वामी द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण पूरा नीलामी घर अराजकता में डूब गया। वीआईपी कमरा ढह गया और मंच को ढक लिया, जिससे प्रक्रिया में भारी हलचल मची।
हालांकि काले व्यापारी जल्दी से बाहर आए और क्रोधित कुलीनों को कुशलतापूर्वक शांत करते हुए स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से बचाने की कोशिश की। फिर भी इतने संसाधनशाली काले व्यापारी भी इन खंडहरों में नीलामी आयोजित करने में सक्षम नहीं थे और आयोजन स्थगित कर दिया गया। विशेष नीलामी का दिन अचानक समाप्त हो गया। ये सुनकर कि नीलामी के अंत के बाद काले व्यापारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली बैठक भी स्थगित कर दी गई थी, रुद्र प्रताप अपने आवंटित निवास स्थान पर लौट आया। आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए हम आपकी दयालु समझ मांगते हैं। यह माफी के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, लेकिन हम आज नीलामी के लिए रखी जाने वाली कुछ वस्तुओं को मुफ्त में दे देंगे। उस छोटी राक्षस लड़की ने, जो रुद्र प्रताप की मार्गदर्शक बन गई थी, उससे कई बार बहुत अधिक खेद व्यक्त किया, लेकिन रुद्र प्रताप बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे संसाधित करने की कोशिश में उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिन कुलीनों का पर्दाफाश तब हुआ था जब वीआईपी कमरे ढह गए थे, उनमें एक प्राणी था जिससे वह फिर से मिलने की तीव्र इच्छा रखता था। हालांकि उसका चेहरा पुनर्मिलन की खुशी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए जम गया था क्योंकि वह प्राणी कभी भी उसके साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता था। ये वह भयानक राक्षस था जिसने एक समय उसे गुलाम बनाया था, नरक मकड़ियों का राजा, द किंग ऑफ हेल स्पाइडर्स। मकड़ी ड्यूक ने रुद्र प्रताप को नहीं पहचाना था, लेकिन वह इतना भी मंदबुद्धि नहीं था कि वह रुद्र प्रताप की नजरों में छिपी घृणा को महसूस न कर पाए। लेकिन इतना ही था, मकड़ी ड्यूक की आंखों में केवल हाल ही में प्रसिद्ध हुए विजेता और अजेय सेनापति के प्रति जिज्ञासा थी। लेकिन जैसे ही विलाप स्वामी ने फिर से तांडव मचाया, वह जिज्ञासा जल्दी ही गायब हो गई। रुद्र प्रताप को एहसास हुआ कि वह अभी भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। वह उच्च स्वामी हाई लॉर्ड बन चुका था और उसे इतनी अधिक शक्ति प्राप्त हो चुकी थी कि वह काउंटों को भी तुच्छ समझ सकता था, और फिर भी एक अधोलोक के ड्यूक की उपस्थिति में वह कुछ भी नहीं था। इस एहसास के साथ उसका हृदय ठंडा हो गया, और उस क्षण उसके चेहरे पर भावनाओं का एक भी अंश दिखाई नहीं दे रहा था। तब मुझे आशा है कि आपका समय सुखद रहेगा। अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद छोटी राक्षस लड़की अपनी छोटी टांगों पर जल्दी से कमरे से भाग गई और नजरों से ओझल हो गई। रुद्र प्रताप ने उस दिशा की ओर देखा जहां वह छोटी राक्षस लड़की गायब हो गई थी, और बिना अपना सिर मोड़े बोला, अपना चेहरा दिखाओ। उसकी ठंडी आवाज ने कमरे की हवा को कांपा दिया और एक काली छाया प्रकट हुई। मेरी अशिष्टता के लिए मुझे क्षमा करें, छाया ने कहा। अगर तुम्हें पता है कि यह अशिष्टता है तो क्या तुम्हें पहले अपना परिचय नहीं देना चाहिए? रुद्र प्रताप ने जवाब दिया। उस एक वाक्य के जवाब में छाया में आकृति ने अपना गहरा फन्नी हुड हटा दिया। उसके नुकीले कान, पीली त्वचा थी, और रुद्र प्रताप ने अधोलोक भर में जिन अंडरआइल्स को देखा था उनके समान रूप था, लेकिन उसके माथे के बीच में जड़ा लाल रत्न कुछ अलग था। उस राक्षस को तुरंत पहचानते हुए रुद्र प्रताप ने पूछा, क्या विलाप स्वामी ने तुम्हें भेजा है? मैंने सुना था कि अचानक मुलाकात की मांग करना अशिष्टता हो सकती है, इसलिए मैं पहले आपकी अनुमति मांगने यहाँ आई हूँ, आकृति ने कहा। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे एक ऐसे व्यक्ति के पास कहने का अधिकार हो जिसने नीलामी घर को इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि उसे दूसरों का नीचे देखना पसंद नहीं आया। फिर भी रुद्र प्रताप को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने टिप्पणी की, अपनी उपस्थिति के बावजूद कम से कम तुम्हें शिष्टाचार का पता है। फिर उसने जोड़ा, आज की तारीख वैसे भी रद्द हो चुकी है, इसलिए मुलाकात न करने का कोई कारण नहीं दिखता। रुद्र प्रताप के विपरीत, जिसने केवल 9वीं मंजिल को एकजुट किया था और 11वीं मंजिल के काउंटों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, विलाप स्वामी के पैरों के नीचे ड्यूक भी थे। छाया में आकृति ने रुद्र प्रताप की अनुमति को स्वीकार करते हुए अपना सिर झुकाया और फिर हवा में घुलकर गायब हो गई। जल्दी ही विलाप स्वामी स्वयं प्रकट हुई। विलाप स्वामी को फिर से करीब से देखकर वह दूर से देखने से भी अधिक नाजुक और पतली थी, ऐसी दिख रही थी मानो एक छोटी बच्ची हो। लेकिन वह उसके रूप से धोखा नहीं खाने वाला था। आखिरकार वह एक सच्ची उच्च स्वामी थी जिसने एक साधारण इशारे से नीलामी घर को नष्ट कर दिया था, और अपने आप में एक कठिन प्रतिद्वंद्वी थी जिसने अभी तक अपनी पूरी शक्तियां प्रकट नहीं की थीं। बहुत अच्छे से, रुद्र प्रताप ने सावधानी से अभिवादन में कहा। तारांकन स्विश, तारांकन। अचानक विलाप स्वामी ने रुद्र प्रताप को अचानक से गले लगा लिया। उसके इस अचानक किए गए कार्य से वह हक्का बक्का रह गया। मैं आज का इंतजार कर रही थी। उसके शब्द और कार्य रुद्र प्रताप के लिए पूरी तरह से अबोधगम्य थे, जिसने जल्दी से उसे अपने से धकेल दिया। मैंने आपको बहुत याद किया। वह रुद्र प्रताप द्वारा धक्का दिए जाने पर पीछे हट गई और फिर भी बकवास भरे बयान देती रही। इसका मतलब क्या है? लालच के स्वामी लॉर्ड ऑफ ग्रीड की उपस्थिति एकदम से ऊंची हो गई और उसकी विशिष्ट भयंकर उपस्थिति ने विलाप स्वामी को पूरी तरह दबा दिया। हालांकि वह प्रभावित प्रतीत हुई क्योंकि उसने दोहराया, आप नहीं जानते कि मैंने आपको कितना याद किया है। कुछ ऐसा कहो जो मैं समझ सकूं। आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई, जिन्वू। जब विलाप स्वामी ने रुद्र प्रताप का नाम लिया, एक नाम जिसे उसने अधोलोक में किसी को नहीं बताया था, तो उसकी हत्या की प्रवृत्ति उसे पता चले बिना ही बढ़ गई। उसने किसी भी क्षण तलवार खींचने की मुद्रा में पूछा, तुम कौन हो?
लेकिन विलाप स्वामी चमकते हुए मुस्कुराती रही। दोनों उच्च स्वामियों के बीच भारी चुप्पी छा गई। रुद्र प्रताप के चेहरे पर सावधानी और भ्रम का मिश्रण था, विलाप स्वामी की असमझ में न आने वाली मित्रता के कारण। उसने पहले ही अपनी तलवार निकाल ली थी, लेकिन विलाप स्वामी अभी भी मुस्कुरा रही थी। बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? रुद्र प्रताप ने विलाप स्वामी से पूछा। उसकी मित्रता बहुत स्वाभाविक थी कि यह मजबूरी में की गई हो, और अज्ञात खतरे के जवाब में रुद्र प्रताप ने अपनी तलवार और ऊंची उठाना शुरू कर दिया। मुझे बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो? हर बार शायद देर से रुद्र प्रताप से निकल रही दुश्मनी और साथ ही उसके चेहरे पर सावधानी के भाव को देखकर विलाप स्वामी ने एक हल्की सी आह भरी। मैं सॉरी हूँ, मैं बहुत जल्दबाजी कर रही हूँ, है ना? आप अभी तक नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसकी आवाज में कोई अफसोस नहीं था। मैं फिर से अपना परिचय देती हूँ, आधिकारिक रूप से। अभी भी एक मित्रवत मुस्कान के साथ विलाप स्वामी ने अपना परिचय दिया। मैं वह उच्च स्वामी हूँ जिसने विलाप नाम धारण किया है, अधोलोक की 14वीं मंजिल की शासक। किसी कारणवश उसके होंठों पर एक चंचल मुस्कान खेल रही थी। अंत में उसने निष्कर्ष निकाला, और आपके मित्र सोही की रक्षक। जब उसने सोही नाम सुना तो रुद्र प्रताप का पूरा शरीर ऐसा कांप उठा मानो उस पर बिजली गिर गई हो। अधोलोक में कभी नहीं सुनने की उम्मीद वाला एक नाम सुनकर उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। सोही जीवित है, रुद्र प्रताप ने चिल्लाकर कहा। तो वह सही थी। उसने कहा था कि आप जरूर हैरान होंगे, विलाप स्वामी ने टिप्पणी की। क्या सोही जीवित है? रुद्र प्रताप ने अपनी संयम खोकर चिल्लाया। विलाप स्वामी ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर करुणा के भाव लिखे हुए थे। हालांकि परिस्थितियों के कारण वह मेरे साथ नहीं आ सकी, लेकिन वह स्वस्थ है और वह आपको बहुत याद करती है। और उसका एक संदेश था जो वह चाहती थी कि मैं आप तक पहुंचाऊं। एक क्षण के लिए अपनी सांस रोकने के बाद उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, इसलिए शर्मिंदा न हो। मेरे छोटे जिन्वो, तारांकन तारांकन तारांकन, तुम सब अब आजाद हो। अंधेरी और संकरी सुरंग रुद्र प्रताप की पूरी दुनिया रही थी, और फिर भी उन कुछ शब्दों के साथ वह अपनी उस दुनिया से बाहर भाग निकला जिसे वह एक समय जानता था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बिना किसी के बताए खुद से खाना भी नहीं खा सकता था, ये बहुत कठिन काम था और वह जल्दी ही रास्ता भटक गया। अगर उसके हाथ को उसके पास खींची गई गर्माहट न होती तो वह बाहरी दुनिया के बारे में जाने बिना ही अधोलोक में कहीं किसी प्राणी का चारा बन गया होता। जिन्वो, चलो चलें। अधोलोक में अटपी लगने वाली एक शुद्ध श्वेत मुस्कान के साथ एक मुलायम कोमल हाथ ने उसके खुरदरे हाथ को थाम लिया जो मस्सों से भरा हुआ था। इस हाथ को कभी मत छोड़ना। भटकने के कारण जो निराशा उसे महसूस हो रही थी वह उसकी देवदूत जैसी मुस्कान की वजह से एक पल में गायब हो गई। चलो चलें। लड़की बहादुरी से आगे बढ़ी। इतने छोटे शरीर में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? रुद्र प्रताप सोचा। बिना किसी डर या हिचकिचाहट के आगे चलती उसे देखकर उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह उसके करीब से चला मानो उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य उसका हाथ कभी न छोड़ना हो। लेकिन भूल भुलैया के बाहर की दुनिया उसके और लड़की दोनों के लिए बहुत कठोर थी। कहीं भी सुरक्षित नहीं था और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। अब से किसी पर भी भरोसा न करो। मेरे अलावा किसी पर भी भरोसा न करो। नहीं, मुझ पर भी मत विश्वास करो। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास करना है, समझे? उसके मिशन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसकी आंखों से नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन जो चमकदार लड़की अब उस दिन के मुकाबले थकी हुई और बेबस लग रही थी जिस दिन उसने पहली बार अपनी भूल भुलैया से बाहर कदम रखा था। रुद्र प्रताप बहुत चाहता था कि वह उसकी कुछ मदद कर सके। इसलिए उसने एक कैसवेरी के अंडे चुरा लिए जो अधोलोक में भी अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन वह एक गलती थी। दीदी, माफ कर दो, माफ कर दो, मैं सच में माफ कर दो। विशाल पक्षियों को अपने पंख फड़फड़ाते और धमकाते हुए देखकर जब उन्होंने दोनों को घेर लिया, रुद्र प्रताप को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन उसने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। बजाय इसके उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ठीक है, हम अभी भी भाग सकते हैं। यह उसकी अपनी गलती थी और फिर भी वह उस पर भरोसा करता रहा। एक खड़ी खाई में धकेले जाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह उसकी पहली और आखिरी गलती थी। दीदी, दीदी, जिन्वो, तुम्हें जीना है। अंधेरे में उस संकरी खाई से रुद्र प्रताप कैसोवारी पक्षियों को उसकी ओर भागते हुए देख सकता था। और ये लड़की सोही की आखिरी याद थी। तारांकन 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 का कैसे निर्दयी विजेता की ठंडक और महान स्वामी की शान बिना किसी निशान के गायब हो गई। रुद्र प्रताप ऐसे कांपने लगा मानो वह उन दिनों में लौट गया हो जब वह एक छोटा और मामूली सुरंग खोदने वाला था। विलाप स्वामी ने उसे दया की नजर से देखा और बोली, इसका विस्तार वह खुद बताएगी। वह जल्द ही आपसे मिलने आएगी। उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो न तो विस्मय थी और न ही विलाप। उसे यह जानकर खुशी हुई कि लड़की जो एक समय उसके लिए सब कुछ थी
वह अभी भी जीवित थी, लेकिन साथ ही उसे निराशा भी थी कि उसे ऐसी स्थिति में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। फिर भी वह इस बात से परे राहत महसूस कर रहा था कि वह जीवित थी। क्या आप और सुनना चाहेंगे? विलाप स्वामी ने एक मधुर आवाज में फुसफुसाया और रुद्र प्रताप ने बिना गहराई से सोचे सिर हिला दिया। विलाप स्वामी ने आगे कहा, तो यह इसके लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है ना? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। ऐसा लगता है कि आप यहाँ के कुलीनों द्वारा उतने ही नापसंद हैं जितना कि मैं। तारांकन तारांकन तारांकन। कमरे में प्रवेश करने के बाद काफी लंबा समय बीतने पर ही रुद्र प्रताप अपनी संयम पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो पाया। देर से उसे अपनी भद्दापन पर थर्रक आए, लेकिन पानी पहले ही फैल चुका था। सोचकर कि वह अभी भी अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर सकता है, उसने एक कठोर भाव अपना लिया। लेकिन जब विलाप स्वामी ने उसे ऐसी दृष्टि से मुस्कुराकर देखा मानो उसने पहले ही उसे पढ़ लिया हो, रुद्र प्रताप को समझ आ गया कि स्वामी की जो छवि उसने इतनी मेहनत से बनाई थी वह ध्वस्त हो चुकी थी। सोही तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? उसने पूछा। मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन वह अभी आपको कारण बताना नहीं चाहती, विलाप स्वामी ने जवाब दिया। क्यों? जब सही समय आएगा तो वह खुद ही आपके पास आएगी। तब वह आपको सब कुछ समझा देगी। तब तक चाहे आप कितने भी बेचैन क्यों न हो, आपको धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, सोही अपनी बात दोहराना पसंद नहीं करती। और इसके साथ विलाप स्वामी ने रुद्र प्रताप ने जो कुछ भी नहीं पूछा था उसके सभी प्रकार के विवरण बयान करने शुरू कर दिए। उसने कहां से कोरियाई सीखी, सीखते समय उसने कितना संघर्ष किया, और कठोर और अड़ियल अधोलोक के कुलीनों के बीच खड़े होने पर उसे कितना अकेलापन महसूस हुआ। जब रुद्र प्रताप ने पहली बार विलाप स्वामी के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान किया था तो वह एक ऊंची और शक्तिशाली अस्तित्व महसूस हुई थी। लेकिन उसे अपने सामने बड़बड़ाते देखकर वह एक मासूम और बकवास करने वाली छोटी लड़की जैसी लग रही थी। वास्तव में सोही ने मुझे आपसे मिलने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में वह मेरी जिद तोड़ नहीं पाए। उसने अपनी ठोड़ ऊंची करके अपनी छोटी सी जीत का जश्न मनाया। सोही ने आपको मुझसे मिलने से क्यों रोका था? रुद्र प्रताप ने पूछा। विलाप स्वामी ने फिर से मुस्कुराते हुए घमंड से अपनी नाक ऊंची की। क्योंकि अगर मैं आपसे मिली तो मैं अन्य उच्च स्वामियों का ध्यान अपनी ओर खींच लूंगी। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान वह मासूम लड़की जैसी नहीं थी जो उसने अभी अभी दिखाई थी। ये वह मुस्कान थी जो रुद्र प्रताप ने पहली बार मिलने पर देखी थी। अन्य उच्च स्वामी? रुद्र प्रताप ने पूछा। आप सच में कुछ नहीं जानते हैं ना? विलाप स्वामी की मुस्कान अब न तो मित्रवत थी और न ही मासूम, और उसमें कुछ ऐसा था जो केवल देखकर ही व्यक्ति को बेचैन कर सकता था। आप चौथे हैं और मैं तीसरी हूँ। उसने 4 उंगलियां निकाली, फिर 3 और फिर 2, और दूसरा और पहला मेरे बहुत पहले से मौजूद थे। आप क्या? रुद्र प्रताप ने अनायास ही निकल पड़ा, ये समझने की कोशिश में कि वह किस प्रकार का अंक खेल खेल रही है, इससे पहले कि वह फिर से चुप हो गया। आखिरकार उनके बीच सबसे बड़ा सामान्य कारक ये तथ्य था कि वे दोनों उच्च स्वामी थे। हाँ, मैं आपसे पहले जागी और मेरे पहले भी ऐसे थे जो जागे थे। और वे लगातार आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे जैसा कि आप अभी मुझसे मिले हैं, विलाप स्वामी ने कहा। उसकी चमकती आंखों के पीछे भयंकर पागलपन का संकेत था। उनकी परीक्षाएं बहुत कठिन होने वाली हैं, लेकिन आपको इसका सामना करना होगा। विलाप स्वामी ने रुद्र प्रताप से ऐसे बात की मानो वह अपने छोटे भाई का ख्याल रख रही हो, लेकिन उसका व्यवहार कुछ और ही कह रहा था। बजाय इसके उसने उसे ऐसे देखा मानो वह आने वाले समय की प्रत्याशा से मरने वाली हो। मानो ये सब मजेदार हो, उस क्षण जब आप उन्हें भी थोड़ी सी भी मौका देंगे। उसने अपने लाल होंठ चाटे और मुस्कुराए। वे आपको टुकड़े टुकड़े कर देंगे और पूरा निगल जाएंगे। शायद ये तथ्य कि उसने सोही के बारे में खबर सुनी थी, जिसे वह सोचता था कि वह फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसके कारण रुद्र प्रताप अत्यधिक भावुक हो गया था। लेकिन वह भी जल्दी ही शांत हो गया। अधोलोक एक बार फिर हमेशा की तरह एक अप्रत्याशित दिशा में जा रहा था। उसने मुश्किल से मुआई का बचाव किया था और उसने सोचा था कि गद्दारों को छांटकर अलग करने के बाद वह आखिरकार एक सुकून की सांस ले पाएगा, लेकिन अचानक एक और चुप्पा खतरा उसके गले पर आ पड़ा था। उसने अपनी जागृत उच्च स्वामी शक्तियों के साथ काउंटों को नीचे देखने लायक शक्ति हासिल की थी। वह सोचने लगा कि उन उच्च स्वामियों की कितनी शक्तिशाली होगी जो उससे बहुत पहले जाग चुके थे। उनकी परीक्षाएं कितनी हठी और खतरनाक थीं। अगर उच्च स्वामियों की शक्ति समय के साथ और मजबूत होती गई तो वह उनका मुकाबला नहीं कर पाता। खैर, वह शायद विलाप स्वामी को भी नहीं हरा सकता था जो उसकी आंखों के सामने ही मजाक कर रही थी। लेकिन डर और चिंता से कांपने के बजाय वह हंस पड़ा। जब उसने सोचा था कि वह आराम कर सकता है तो उसके गले में फंदा एक बार फिर कस गया था। हमेशा की तरह यह अधोलोक नामक राक्षस जीवित रहने और उसे अधिक समय तक टिके रहने के अपने प्रयास में संघर्ष करता प्रतीत हो रहा था। मैं वही करूंगा जो वे चाहते हैं, रुद्र प्रताप ने खुद से कहा। क्या आप पहले से ही परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं?
विलाप स्वामी एक बड़बड़ाहट के साथ बीच में बोल पड़ी, रुद्र प्रताप के शब्दों का गलत मतलब निकालते हुए। रुद्र प्रताप ने उसकी ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत समझ रही हैं। इस बार रुद्र प्रताप के अचानक बदले हुए चेहरे के भाव और उपस्थिति को देखकर विलाप स्वामी हैरान रह गई। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हें खा लिया जाएगा, और हारने वाले की हर एक हड्डी, आखिरी बूंद खून तक, जीतने वाले की होती है, रुद्र प्रताप ने कहा। पहले जागना, बाद में जागना, इससे क्या फर्क पड़ता था? अधोलोक में सब कुछ सबसे शक्तिशाली के अस्तित्व पर ही निर्भर करता था। जो अधोलोक मैं जानता हूं वह उस तरह की जगह है। ये तुम जैसे दिखावटी लोगों के लिए राजाओं का अभिनय करने की जगह नहीं है। ये कहते हुए रुद्र प्रताप ने जंगली ढंग से गरजा, और अगर वे मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं उनकी परीक्षा लूंगा। अगर वे उसके पास आए तो वह उन्हें नष्ट कर देगा। यही तरीका था जिससे रुद्र प्रताप ने अपने प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया था, और यही तरीका था जिससे वह आज तक जीवित रहा। भले ही अतीत में उसके प्रतिद्वंद्वियों का दर्जा उससे ऊंचा रहा हो, लेकिन वह हमेशा उनसे अधिक शक्तिशाली रहा था। रुद्र प्रताप के अडिग रवैये को देखकर विलाप स्वामी के चेहरे पर कुछ हद तक प्रशंसा के भाव उभरे। उसने कहा, ये वह नहीं है जो मैंने सोही से सुना था, लेकिन मुझे ये पसंद आया। लेकिन उसकी नजर अभी भी उतनी ही घमंड भरी थी, मानो वह उसे नीचे देख रही थी। उसने टिप्पणी की, मैंने थोड़ा खेला है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। रुद्र प्रताप को वैसे भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। अगर वह नहीं होती तो उसे पता भी नहीं चलता कि अन्य उच्च स्वामी उसकी परीक्षा लेने आएंगे। चूंकि अन्य उच्च स्वामी उससे पहले मौजूद थे, इसलिए यह उसके लिए पूर्ण नुकसान नहीं था। विलाप स्वामी ने टिप्पणी की, सच कहूं तो भले ही मैंने विशेष रूप से आपको ढूंढने नहीं आए, वे आपको अंततः खोज ही लेते। रुद्र प्रताप को देखते हुए वह फिर से कुछ अबोधगम्य बोली, आप थोड़े खास हैं आखिरकार। वह रुद्र प्रताप की ओर दुष्ट मुस्कान से मुस्कुराई, जिसने बदले में अपना माथा सिकोड़ दिया। उसने समाप्त किया, क्योंकि आप हमारे बीच एकमात्र ऐसे उच्च स्वामी हैं जिसे एक नया नाम मिला है, तारांकन तारांकन तारांकन। जो नीलामी स्थगित कर दी गई थी वह अगले ही दिन फिर से शुरू हो गई। काले व्यापारियों ने कुछ तार खींचे होंगे, क्योंकि पूरी तरह से नष्ट हुआ मंच एक ही दिन में बहाल कर दिया गया था। इसके ऊपर उन्होंने पिछले दिन की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए बहुत अधिक खेद व्यक्त किया और प्रत्येक प्रतिभागी के लिए मुआवजे का वादा किया। प्रतिभागियों के विलाप स्वामी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के तरीके को देखते हुए, जबकि वे कल उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार दिख रहे थे, वादा किया गया मुआवजा काफी प्रभावशाली रहा होगा। पहले के विपरीत विलाप स्वामी शुरू से ही मंच पर थी, अपने पास खड़े छोटे राक्षस मेजबान के साथ। वह दूसरों पर एक घमंड भरी नजर से देख रही थी जो उसके उच्च स्वामी पद के अनुकूल थी। काले व्यापारियों ने शायद उसे किसी तरह फटकार लगाई होगी, क्योंकि इस बार विलाप स्वामी ने उन वीआईपी के साथ बहस करने की कोशिश नहीं की जो अभी भी अपने कमरों से उसे नीचे देख रहे थे। हालांकि उसके चेहरे पर असंतोष के भाव थे, और छोटा राक्षस मेजबान उसे देखकर पसीने से तर होने लगा। मैं खुद को दोहरा रही हूं, लेकिन मैं यहां लड़ने नहीं आई हूं, विलाप स्वामी ने कहा। पिछले दिन के बाद ये बहुत स्पष्ट बयान था, लेकिन किसी भी प्रतिभागी ने विरोध नहीं किया। लेकिन बस इतना ही, प्रतिभागियों ने उपेक्षा की नजर से उसे देखा, जो वह कह रही थी उसे नजरअंदाज करते हुए। ऐसी दुश्मनी के सामने भी विलाप स्वामी हमेशा की तरह शांत थी। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि आपके घर में घुसे भूतों को वापस कैसे लाया जाए। ईमानदारी से कहूं तो आप उन भूतों द्वारा टुकड़े टुकड़े किए जाएं या नहीं, वह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। प्रतिभागियों के चेहरे कठोर हो गए और छोटे राक्षस मेजबान का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन विलाप स्वामी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वह अपनी बात कहती रही। लेकिन मैं नहीं देखना चाहती कि धरतीवासी टेरेंस अधोलोक में इसलिए आजादी से घूमे क्योंकि आप कमजोर हो गए हैं। इसलिए मैं आप लोगों पर दया करूंगी। स्वयं एक धरतीवासी होने के बावजूद उसने उनके खिलाफ स्वाभाविक रूप से बात की। हालांकि उसके शब्द खाली बातें प्रतीत नहीं हो रहे थे। उसने जोड़ा, अधोलोक के भूलभुलैया स्वामियों, युद्ध के बाद आने वाली विनाशकारी विपदाओं से सावधान रहें। जब उसने एक आसन विपदा का जिक्र किया तो प्रतिभागियों का क्रोध जल्दी ही चुप्पे के भय में बदल गया। उसने आगे कहा, आपके जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और आपके पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। और अंत में आप खुद को उन भयानक भूतों से अलग पाएंगे जो आपके घरों में घुस आए हैं। हालांकि रुद्र प्रताप ने अपने वीआईपी कमरे से उसके बड़बड़ाने को देखकर सिर हिलाया। उसने विपदाओं और बातों का जिक्र किया, लेकिन अंत में मोया एक उच्च स्वामी के जागने का और एक महान भूलभुलैया के निर्माण का परिणाम थे जिसने उन्हें उनके जीवन के स्रोत से वंचित कर दिया, जिससे वे अंततः अधोलोक की दुर्भावना से दूषित हो गए। अतः दृष्टिकोण से यह विलाप स्वामी, वह खुद और अन्य उच्च स्वामी थे जो इस सब के मुख्य दोषी थे। उसके नजरिए से जब उसने मोआई के जन्म से संबंधित रहस्यों के बारे में पहले ही सुन लिया था, तो विलाप स्वामी की बड़बड़ाहट इतनी बेशर्म थी कि यह सम्मान के योग्य थी।
लेकिन उन भूल भुलैया स्वामियों के लिए जो सच्चाई नहीं जानते थे, उन्होंने इस झटका भरे खुलासे को पीले चेहरों से सुना। अगर आप इसकी बदसूरती की प्रशंसा करने वालों में से नहीं हैं, तो अपने जीवन के स्रोतों को समाहित करने के लिए बर्तन तैयार करें। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अधोलोक की दुर्भावना से दूषित नहीं होंगे। जब विलाप स्वामी ने बात पूरी की, तो उसने अपने साथ आए अन्य फन्नी पहनी महिलाओं की ओर इशारा किया और उन्होंने अपने फन्नी हटा दिए। दैत्य, कीड़े, अर्ध घोड़े, इन सभी में एकमात्र समानता थी कि उन सभी के माथे पर एक चमकदार रत्न जड़ा था। शायद जीवन का बर्तन जिसकी विलाप स्वामी ने बात की थी, वह उनके माथे में जड़ा वही रत्न था। भनक उठे प्रतिभागियों को देखकर छोटे राक्षस मेजबान, जो अब तक केवल देख रहा था, एक कदम आगे बढ़ा और बोलना शुरू किया। हम, काले व्यापारी, ने विलाप स्वामी द्वारा हमारे साथ साझा किए गए रहस्यों के माध्यम से हमारे सभी प्रतिभागियों में बांटने के लिए पर्याप्त से अधिक जीवन पत्थर, लाइफस्टोन्स हासिल कर लिए हैं। हम वादा करते हैं कि हम इन जीवन पत्थरों को बिना कुछ वापस मांगे मुफ्त में उन सभी को देंगे जो उन्हें चाहते हैं। भूल भुलैया स्वामी, जो अधोलोक पर मंडराने वाली आसन विपदा की खबर से पीले और थके हुए दिख रहे थे, उन्होंने छोटे राक्षस द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आकारों के रंगीन रत्नों को देखा। ओह, आप लोगों ने ऐसा कुछ तैयार किया था। जब प्रतिभागियों, जो अभी तक काले व्यापारियों और विलाप स्वामी के प्रति असंतोष भरी नजरों से शिकायत कर रहे थे, ने अपना रवैया देखने में आसानी से बदल दिया, रुद्र प्रताप, जो पूरा दृश्य देख रहा था और न रहा गया और जोर से हंस पड़ा। विलाप स्वामी, जो अधोलोक की आसन विपदाओं की बात करके भय का माहौल बना रही थी, या काले व्यापारी जो जीवन पत्थर बांटने के लिए सही समय पर बीच में कूदे। वे काले बाजार में सस्ती दवाइयां बेचने वाले दवाइयों के व्यापारियों से अलग नहीं थे। ये बल्कि आश्चर्यजनक था कि भूल भुलैया स्वामी, जो कपटी और दूसरों के प्रति अत्यधिक संदेह रखते थे, एक स्पष्ट नाटक से इतनी जल्दी प्रभावित हो गए। यह एक आम बात थी कि एक ही मंजिल पर स्थित भूल भुलैया अक्सर एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहते थे। इस प्रकार उनके लिए विलाप स्वामी की बातों पर आसानी से विश्वास करना, जो न केवल उसी मंजिल से नहीं थी बल्कि पूरी तरह से अलग अधोलोक से थी, बहुत अजीब था। लेकिन फिर यह असंभव भी नहीं था। विलाप स्वामी ने बिना हिचकिचाहट के जो भी शब्द उच्चारित किए, उनमें एक उच्च स्वामी की विशिष्ट प्रतिष्ठा निहित थी। अधोलोक के कुलीनों के ज्ञान के बिना भूल भुलैया स्वामी उच्च स्वामी की शान से इतने अभिभूत हो गए कि वे उसकी सम्मोहक उपस्थिति से इतने आकर्षित हो गए कि उन्हें कोई संदेह ही नहीं हुआ। अन्य सभी उच्च स्वामी अपने अपने अधोलोक के शिखर पर खड़े थे। अगर आप अन्य उच्च स्वामियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहते हैं, तो आपको भी सभी तुच्छ अधोलोक के कुलीनों को अपने पैरों के नीचे रखना होगा। मैं आपको ये हासिल करने में मदद करूंगी। रुद्र प्रताप ने विलाप स्वामी के शब्दों को याद किया और मुस्कुरा दिया। सोचने पर काले व्यापारी द्वारा प्रस्तावित जीवन पत्थरों का रंग विलाप स्वामी के अनुयायियों के माथे में जड़े जीवन पत्थरों से अलग था। तारांकन, तारांकन, तारांकन। काले व्यापारियों ने महत्वाकांक्षा पूर्वक जिस विशेष नीलामी का आयोजन किया था, उसमें बहुत कम उत्साह था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत कुछ हो चुका था? यह नीलामी का पहला दिन था, जो कि एक कारण हो सकता था कि ध्यान आकर्षित करने योग्य कोई उत्पाद नहीं था। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करने के बाद भी नीलामी घर का माहौल बहुत जीवंत नहीं था। 6300 रत्न। हमें 6300 रत्नों की बोली मिली है। अगर कोई और बोली नहीं है, तो हम इस उत्पाद की नीलामी इस बोली पर बंद करेंगे। बोली भी उन नियमित नीलामियों से तुलनीय नहीं थी जो पहले आयोजित की गई थीं। हालांकि कार्यक्रम के आयोजक, काले व्यापारी, कम बोली मूल्य और उत्साह से अप्रभावित प्रतीत हो रहे थे। शायद उन्हें विश्वास था कि उनके पास अभी भी जो अन्य उत्पाद रखे जाने बाकी थे, वे माहौल को जीवंत कर देंगे, या शायद उनके पास कोई और विचार था। एक बात निश्चित थी कि उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया का अनुमान था। अब आज की नीलामी के बंद होने तक केवल 2 वस्तुएं बाकी हैं। नीलामी घर का माहौल, जो अब तक बहुत ही सुस्त था, अंत की ओर थोड़ा गर्माने लगा। इसका एक कारण यह भी था कि मंच पर जंजीरों से बंधा उत्पाद कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित था। वह एक समय गर्व से अधोलोक में घूमता था, अजेय की उपाधि धारण किए हुए था, लेकिन एक हार के साथ इस दुर्भाग्यशाली दैत्य ने सब कुछ खो दिया है। हालांकि उसकी अजेय प्रतिष्ठा अतीत की बात है, लेकिन उसकी जन्मजात शक्ति और पराक्रम अभी भी एक खतरनाक शक्ति है जिसका सामना किया जा सकता है। ओह, वह आदमी वही है। वह यहाँ क्यों है? नीलामी के प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया अब तक सुस्त थी, लेकिन अब वे रोमांच से कांपने लगे। लंबे समय बाद माहौल आखिरकार गर्मा आया और उत्साहित मेजबान ने जोर से चिल्लाकर कहा, परिचय कराता हूँ। भाड़े के सैनिकों का नेता, जिसने अजेय भाड़े के सैनिकों को गहरी मंजिलों तक ले गया था। 2 सिर वाले दैत्यों की किंवदंती। क्रास्टो। मेजबान के परिचय के साथ युवा और वृद्ध सिर वाला 2 सिर वाला दैत्य क्रास्टो बेबसी से मंच पर कदम रखा। रुद्र प्रताप, जो अब तक अपने विचारों में डूबा हुआ था, ने अपना सिर उठाया और खिड़की के माध्यम से उस दैत्य को देखा। मैंने सोचा था कि वह इस अराजकता में फंसकर मर गया होगा, लेकिन सोचो कि मैं उसे यहाँ फिर से देखूंगा।
उस दैत्य की दुर्दशा पर विचार करते हुए जो उसके हाथों हारा था और जिसकी मुहर उससे छीन ली गई थी, यह एक दुखद दृश्य था। हार की भावना से भीगे उदास आंखों वाले दैत्य को देखकर कौन कल्पना कर सकता था कि उसका नाम एक समय अजेय उपाधि का पर्याय था। चूंकि इस उत्पाद का मूल्य स्वयं में निहित है, हम बोली की शुरुआत तुलनात्मक रूप से उच्च 5000 रत्नों से करेंगे। पूरे अधोलोक में फैले युद्ध के कारण डाउन रत्न पहले की तुलना में तुलनात्मक रूप से कहीं अधिक मूल्यवान हो गए थे। फिर भी नीलामी के प्रतिभागी क्रास्टो को खरीदने के लिए बेचैन थे और उन्होंने उसकी बोली कीमत को बेवकूफी से बढ़ा दिया। इसके लिए धन्यवाद। मेजबान के चेहरे पर लंबे समय बाद आखिरकार एक संतोषजनक मुस्कान आई। हालांकि रुद्र प्रताप ने बहुत कम रुचि के साथ मंच पर दैत्य को देखना जारी रखा। आखिरकार जिस क्रास्टो के बारे में उसने सोचा था उसका मूल्य अब चला गया था। एक दैत्य जिसने अपनी अजेय उपाधि और अपनी मुहर खो दी थी, उसके लिए कोई रुचि का विषय नहीं था। क्रास्टो पूर्व अजेय भाड़े का सैनिक 19,300 रत्नों के मूल्य पर बिक गया। क्रास्टो किसी एक वीआईपी कमरे में मौजूद किसी व्यक्ति को 19,300 डाउन रत्नों की अपेक्षाकृत उच्च कीमत पर बिक गया। मेजबान, जो खुशी से बड़बड़ा रहा था, गंभीर हो गया क्योंकि उसने दिन की अंतिम नीलामी शुरू की। और आज का मुख्य आकर्षण, मेजबान की आवाज से पता चल रहा था, जो नीलामी शुरू होने से पहले ही ऊर्जावान थी। ऐसा लग रहा था कि दिन का अंतिम उत्पाद काले व्यापारियों द्वारा महत्वाकांक्षापूर्वक तैयार किया गया था। उत्साहित मेजबान के अतिशयोक्तिपूर्ण इशारों के अनुसार ऑर्केस्ट्रा ने अपने ढोल बजाए और मंच पर रोशनी चमकने लगी। मैं गारंटी देता हूं कि यह उत्पाद पहले कभी नीलामी के लिए नहीं रखा गया है। मेजबान ने ढोल की आवाज के बीच उत्पाद का परिचय देते हुए उत्साह के साथ कहा।